नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के पेपर के जीएस और साइंस के क्वेश्चनों की, जिसमें से ये जो पेपर है वो 5 दिसंबर 2017 को हुआ था। वह आपको पेपर लेकर आया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो यानी कि दिल्ली पुलिस के हम पेपर की यहाँ पे बात करेंगे। दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ है वो 5 दिसंबर 2017 को हुआ है। उसके जीएस और साइंस के क्वेश्चन हैं, इसमें लगभग 50 के करीब इसमें क्वेश्चन है। इन सब को क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप इसके पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक डैश है। यानी कि जो आपकी पूर्ण प्रतियोगिता है उसके लिए आवश्यक शर्त में से कौन सी शर्त है, एक वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है उत्पाद में विभेदन। दूसरा ऑप्शन है किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य। तीसरा ऑप्शन है विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम। और चौथा ऑप्शन है किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक समान मूल्य। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको देना है। तो चलिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक जैसा समान मूल्य। क्या होगा इसका, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्त है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। यानी आपसे पूछा है ऐसी कौन सी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए भांति कार्य करती है, किसके रूप में, विनियामक के रूप में। यानी कि पहला ऑप्शन है IRDA, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है RBI, चौथा ऑप्शन है DRI। तो बताइएगा ऐसी कौन सी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य कर रही है या कार्य करती है, उसका नाम बताना है आपको। तो बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस वाले जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्या सेबी एक म्यूचुअल फंड की तरह या म्यूचुअल फंड की भांति व्यवहार करती है या भांति कार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर वॉज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश 1921 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी, यानी निम्न में से कौन सा व्यवस्थितता का कार्य नहीं है। यानी कि कौन सा कार्य व्यवस्थित स्थापिका का नहीं है, यानी कि ये कार्य बताना है आपको जो कि कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कानून बनाना, दूसरा ऑप्शन है बजट बनाना, तीसरा ऑप्शन है बजट पारित करना, चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका पर नियंत्रण। यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो यानी कि लेजिस्लेचर का जो कार्य नहीं है वो है आपका बजट बनाना। यानी लेजिस्लेचर बजट बनाने का काम नहीं करता है, ये कार्य इसका काम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। सामाजिक सिद्धांत किसके प्रणेता कौन है, या सामाजिक सिद्धांत जो है, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो किसने दिया, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा ऑप्शन है लॉक,
तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक समझौता सिद्धांत के ये प्रणेता ये तीनों लोग हैं। कौन कौन से? हॉब्स भी हैं, लॉक भी हैं और रूसो भी हैं। तो तीनों आंसर इसके हैं, इसीलिए हमने क्या टिक किया, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा की स्थापना की गई थी। यानी कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें दिल्ली विधानसभा की स्थापना हुई। किसकी? दिल्ली विधानसभा की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है यानी कि 65वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, चौथा विकल्प में से कोई नहीं, यानी नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो बताइएगा दिल्ली विधानसभा की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 69वें संविधान संशोधन या 69वें अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली विधानसभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है कि आर्टिकल 368 वर्णित करता है, यानी कि आर्टिकल 368 किसके द्वारा, यानी कि क्या करता है, इसके अंदर किसको रखा गया है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे इसके ऑप्शन। तो बताइएगा पहला ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा, दूसरा ऑप्शन है विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, तीसरा ऑप्शन है नगरपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति और चौथा ऑप्शन है संविधान संशोधन की संसद शक्ति। संविधान संशोधन की संसद शक्ति। क्वेश्चन ये रहा, आर्टिकल 368 वर्णित करता है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि संविधान संशोधन की संसद शक्ति आर्टिकल 368 में किया गया है। यानी कि संविधान जो संशोधन होता है, यानी कि वो किसके तहत होता है, वो अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। आपको ऐसा स्थान बताना है जो कि कहाँ पर हो, हरियाणा में हो, और कौन सा स्थल हो, वो हड़प्पा स्थल हो, यानी कि हड़प्पाई स्थल जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगन, चौथा ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान में हरियाणा में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, राखीगढ़ी वर्तमान में कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में है। कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चौर मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनवाई गई थी। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन है अकबर। तो बताइएगा जो चोर मीनार है ये वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये आपसे पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चोर मीनार का निर्माण किया गया था। कहाँ पर, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपसे पूछा है सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि जो आपका वंदे मातरम जो गीत है उसको लोकप्रियता किस आंदोलन के तहत, किस मूवमेंट के तहत मिली। पहला है ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चौथा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यानी कि वंदे मातरम जो गीत है उसको लोकप्रियता जो बना वो बना था स्वदेशी आंदोलन के तहत, यानी कि लोकप्रिय आंदोलन यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के तहत वंदे मातरम को लोकप्रियता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? निम्न में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी, ये आपसे पूछा है और ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहला ऑप्शन है देवगिरी, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यानी कि देवगिरी को क्या बनाया गया, दिल्ली सल्तनत का अल्पकालीन राजधानी बनाया गया था, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। कौन? देवगिरी। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा राजस्थान राज्य में यानी कि अजमेर में स्थित है, और अजमेर कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। यानी कि योसंग फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ होता है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो बताना है आपका योसंग त्योहार कहाँ मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। योसंग त्योहार को मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कश्मीर की पूर्व सीमा है, यानी कि कश्मीर की जो पूर्व सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन है गिलगित बल्चिस्तान, तीसरा ऑप्शन है काराकोरम, और चौथा ऑप्शन है लद्दाख क्षेत्र। तो बताइएगा कि कश्मीर की पूर्वी सीमा है वो कौन सी है, वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन गिलगित बल्चिस्तान, तीसरा ऑप्शन काराकोरम, चौथा ऑप्शन लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन यानी कि कश्मीर की पूर्वी सीमा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पूर्वी सीमा क्षेत्र है। कौन? लद्दाख क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, इसके ऑप्शन आपको बताना है जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है तीस्ता, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीस्ता। क्या होगा? तीस्ता, यानी कि जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। यानी कि सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक का काम करता है, वो बताना है। पहला ऑप्शन है अरावली रेंज, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है विंध्य श्रेणी, और चौथा ऑप्शन है
कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक का काम करता है वो कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है या फोर्थ है। तो सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच जो जल विभाजक का काम करता है वो है आपका अरावली रेंज या अरावली पहाड़ियाँ। और ये अरावली की पहाड़ी कहाँ पर हैं, राजस्थान में है। कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये क्या करता है, सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच जल विभाजक का काम करता है कौन, अरावली रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है मिनिकॉय। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन आइलैंड है, वो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी आपका अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यात देशों में भारत का स्थान क्या है। यानी कि कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान पूछा है, कौन सा स्थान है भारत का। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। भारत का स्थान बताना है आपको कपास निर्यातक देशों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत का सेकंड यानी कि स्थान है किस में, कपास निर्यातक देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मराठावाड़ा, तीसरा ऑप्शन है गंगीय पश्चिमी बंगाल, चौथा ऑप्शन है कोरोमंडल और रॉयल सीमा। कोरोमंडल और रॉयल सीमा। अब क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताना क्या है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। ऑप्शन ये रहे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यानी कि वो होगा आपका कोरोमंडल और रॉयल सीमा। कोरोमंडल और रॉयल सीमा यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो पूछा है अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, वो कौन है, कोरोमंडल और रॉयल सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होता है। आपसे पूछा है जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है एक समान रहती है, दूसरा ऑप्शन है चौगुनी हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है त्रिगुनी हो जाती है, चौथा ऑप्शन है दुगनी हो जाती है। बताइएगा क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 4 गुनी हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सुना होगा और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², हाफ mv²। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²।
और हम गति को क्या कर रहे हैं, गति को आप दुगनी कर रहे हैं। जब आप गति को दुगनी करोगे यानी कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। और जब दुगनी हो जाएगी तो दुगनी का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। यानी कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन है सोने का टुकड़ा, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण डैश कहलाता है। यानी कि तापमान किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करना है, उसके लिए किस उपकरण का आप यूज करते हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है थर्मोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है पायरोमीटर, चौथा ऑप्शन है थर्मोकपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। थर्मोस्टेट क्या होगा, विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए टेम्परेचर को उपकरण है। यानी कि टेम्परेचर को विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त होने वाला एक उपकरण है, उसका नाम क्या है, थर्मोस्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मनुष्य के नाखून डैश बने होते हैं। मनुष्य के नाखून डैश बने होते हैं। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहला ऑप्शन है पिगमेंट, दूसरा ऑप्शन है इलास्टिन, तीसरा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, चौथा ऑप्शन है कैरोटिन। नाखून किसके बने होते हैं ये आपको बनाना है। ये आपको बताना है कि मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं। तो इसके यानी कि राइट आंसर जो होगा वो होगा कैरोटिन। यानी कि कैराटिन, इस कैराटिन के मनुष्य के क्या बने होते हैं, नाखून बने होते हैं। नाखून बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। यानी एक ऐसी आर्टरी बताना है आपको जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है। एक ऐसी धमनी का नाम बताना है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है। पहला ऑप्शन है कार्डियक आर्टरी, दूसरा ऑप्शन है रीनल आर्टरी, तीसरा ऑप्शन है हेपेटिक आर्टरी, चौथा ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है। यानी कि इसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में डैश होता है। हरे पालक में क्या होता है ये आपसे पूछा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या सभी विकल्प सही हैं। आपको बताना है कि हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कौन सी विटामिन होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
यानी कि हरे पालक के अंतर्गत विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है और विटामिन सी भी होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो आप याद रखिएगा कि हरे पालक में ए, बी और सी तीनों विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन यानी कि एलपीजी के मुख्य घटक है? और एलपीजी का आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन का मुख्य घटक है ये आपको बताना है। कौन सा मुख्य घटक है? पहला ऑप्शन है मीथेन और इथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है पेंटेन और बेंजीन, चौथा ऑप्शन है केवल मीथेन। तो एलपीजी सिलेंडर के अंतर्गत आपका प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? एलपीजी सिलेंडर के अंतर्गत, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रोपेन और ब्यूटेन में एलपीजी सिलेंडर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि ब्यूटेन मैक्सिमम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? यानी कि सबसे अधिकतम क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि किसको हम गैलेना के नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहला ऑप्शन है लेड सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है लेड सल्फाइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। आपको बताना है किसको गैलेना के नाम से जानते हैं। किसको गैलेना के नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को हम गैलेना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? निम्न में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है, ये आपको बताना है। मैंग्रोव वनस्पति है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्प्रूस, दूसरा ऑप्शन है मास यानी कि या मॉस, तीसरा ऑप्शन है राइजोफोरा, चौथा ऑप्शन है साइप्रस। साइप्रस यानी कि मैंग्रोव वनस्पति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइजोफोरा। राइजोफोरा एक प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति है। राइजोफोरा एक प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा नेक्स्ट। आपसे पूछा है वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश। वायु गुणवत्ता सूचकांक। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण मापक यंत्र है, दूसरा ऑप्शन है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, चौथा ऑप्शन है वर्षा का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 राइट आंसर। वायु गुणवत्ता सूचकांक वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक क्या होता है? एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट करने वाला एक स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये रहा, ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। करंट अफेयर का है। बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की थी?
मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना 2017 में स्टार्ट की थी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका हम सीधा क्वेश्चन ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2017 में ये योजना लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, भारत सरकार की संपदा योजना डैश से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार की जो संपदा योजना है वो किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण बैंक से, दूसरा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण से, तीसरा ऑप्शन है बीपीएल परिवार के लिए बीमा, और चौथा ऑप्शन है सिंचाई क्षेत्र से। तो भारत की जो संपदा योजना है वो आपकी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित रखती है। किससे? खाद्य प्रसंस्करण से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप वीडियो को साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? यानी कि भारत के द्वारा निर्मित एक परमाणु पनडुब्बी को शामिल किया गया था 2017 में। वो किस में? भारतीय नौसेना में। उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है सिंधुराज, दूसरा ऑप्शन है अरिदमन, तीसरा ऑप्शन है सागरिका और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, क्योंकि 2017 का करंट अफेयर है। तो इसका जो आंसर है वो है आरिदमन, यानी कि आरिदमन पनडुब्बी को 2017 में इंडियन यानी कि भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा गया है डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। जो डिजी लॉकर होते हैं उसके बारे में सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। दूसरा ऑप्शन है 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आधार से जोड़ना अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। यानी आपको सत्य नहीं है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। ये क्या है? ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपका सामने है और इसमें पूछा गया है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। 2020 में जो ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, ये आपसे पूछा है। और यही क्वेश्चन जेल यानी कि दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो बताइएगा इसकी मेजबानी कौन करेगा। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है लॉस एंजलिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 2 राइट आंसर, यानी कि 2020 में जो ग्रीष्म ओलंपिक होने हैं उसकी मेजबानी टोक्यो करेगा और इनको 1 वर्ष आगे स्थगित कर दिया गया है, यानी कि ये 2020 में होने। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से इसे 1 वर्ष आगे डिले किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीएस का है। चीन ने एक राजनीतिक स्थल या रणनीतिक स्थल हवनतोता गहन बंदरगाह। चीन ने एक रणनीतिक हवनतोता गहन बंदरगाह में
70% हिस्सा खरीदा है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये आपको बताना है। ये पूछा है चीन ने 70% हिस्सा जिस बंदरगाह का खरीद लिया है उसका नाम है हवनतोता गहन बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइएगा कि हवनतोता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये हवनतोता बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, जिसमें चीन ने 70% हिस्सा क्या कर लिया है, खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करंट अफेयर का है, इग्नोर करिएगा। ये रहा आपके सामने, ये भी करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। ये रहा आपके सामने। भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है टेलीमेडिसिन से, दूसरा ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक खरीद से, चौथा ऑप्शन है आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर से। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक खरीद, यानी कि भारत सरकार का जो GEM पोर्टल है वो सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बांग्लादेश और भारत के बीच किस नदी के जल के बंटवारे के लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो नदी की जल के बीच जो बंटवारे के बीच विवाद है वो किस नदी के बीच है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है तीस्ता और चौथा ऑप्शन है बागमती। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन ये रहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के बीच जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीस्ता, यानी कि तीस्ता नदी के जल को बंटवारे को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है, किससे संबंध है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आर्द्रभूमि, दूसरा ऑप्शन है ओजोन क्षीणता, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, चौथा ऑप्शन है जैव विविधता पर सम्मेलन, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो रियो शिखर का सम्मेलन किससे है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रियो शिखर सम्मेलन का, यानी कि सम्मेलन का संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन से है, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंध किसका है, रियो शिखर सम्मेलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण का स्तर किसके द्वारा मापा जाता है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है क्लोरीन की विघटित मात्रा, दूसरा ऑप्शन है ओजोन की विघटित मात्रा, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन की विघटित मात्रा, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। यानी कि जल प्रदूषण को हम माप सकते हैं किससे? पानी के अंतर्गत घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करके, जांच कर हम क्या माप सकते हैं? जल प्रदूषण को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? आपसे पूछा है कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के वो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो बताना है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार राज्य के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? निम्न में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है विशाखापत्तनम, तीसरा ऑप्शन है मैसूर और चौथा ऑप्शन है अमृतसर। अमृतसर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैसूर। यानी कि मैसूर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है। कौन? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? उस राज्य का नाम बताना है जो टाइगर कॉरिडोर है उसमें एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल एक पुल बनाएगा, उसका यानी कि कौन सा राज्य है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है असम। चौथा ऑप्शन है असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। क्या? तेलंगाना टाइगर कॉरिडोर पर एक नहर है, उस नहर पर पर्यावरण के अनुकूल एक पुल का विकास करेगा। कौन? तेलंगाना स्टेट। तो ये थे आपकी दिल्ली पुलिस के यानी कि 5 दिसंबर 2017 की शिफ्ट के जो जीएस, जीके और साइंस के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट क्वेश्चन थे। लगभग 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप अपना सुझाव देना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक बहुत जल्द एक नए क्लास के लिए, यानी कि दिल्ली पुलिस के एक नए सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।